नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि जिला दर्शन हमारी सीरीज चल रही है। मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित हर उस जरूरी पक्ष को आपके सामने रखा जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जहां से विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं या जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। साथियों, जिले से संबंधित उन जरूरी बातों को बड़े क्लासिफाई वे में आपके सामने रखा जा रहा है, जहां हर एक जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक पक्ष को कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, इस पूरी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं इंदौर में। इंदौर संभाग तो हमारा चल ही रहा था। इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिले हमने देख लिए हैं। मुख्य जिला जो इंदौर है वो बचा हुआ था, जिसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम किसी अगले संभाग और उसके अंतर्गत आने वाले जिलों की बात करेंगे। तो साथियों, यदि हम इंदौर की बात करें तो मालवा पठार के अंतर्गत विद्यमान मध्य प्रदेश का एक खास जिला, जो ऐतिहासिक संदर्भों में माता अहिल्याबाई की गौरवशाली गाथा, धार्मिक संदर्भों में खजराना गणेश और रंजीत हनुमान, सांस्कृतिक संदर्भों में गैर रूपी रंग पंचमी की जो परंपरा है, तो वहीं आर्थिक संदर्भों में मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा साथियों, राहत इंदौरी, सलीम खान जैसे बड़े लेखकों की जन्मस्थली भी इसको स्वीकारा जाता है। साथ ही साथ साथियों, अपने पोहे के लिए, अपने भोजन के लिए ये शहर विश्व प्रसिद्ध भी स्वीकारा गया है। अपने इन सारी विशेषताओं को समेटे हुए ये जो शहर है, इस पूरे को हम कवर करने का प्रयास करेंगे अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी जिले में हम सबसे पहले वहां के नक्शे का अध्ययन करते हैं, और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आपको इंदौर यहां पर देखने को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश का आपका पश्चिम वाला हिस्सा है, मतलब मालवा पठार वाला हिस्सा। और आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं कर रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है, इंदौर जिला इंदौर संभाग का ही पार्ट है, जो किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को नहीं छू रहा है। हाँ, ये मालवा पठार के अंतर्गत विद्यमान है, ये तो आपको पता ही है और यही जरूरी भी है। तो भौगोलिक पक्ष में तो किसी भी जिले के अंतर्गत यही सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं जो यहां पर हमने देख ली। मतलब संभाग महत्वपूर्ण होता है तो इंदौर जिला इंदौर संभाग में है, यहां पर पठार महत्वपूर्ण होता है तो आप सभी जानते हैं कि मालवा पठार का हिस्सा है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण होता है कि पड़ोस के किसी राज्य को वो छू रहा है क्या, तो नहीं छू रहा है, आपको यह नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस शहर के यदि हम ऐतिहासिक पक्ष की बात करें तो इस शहर का नाम इंदौर कैसे पड़ा, यहां पर किन किन राजवंशों ने शासन किया, फिर आधुनिक समय में या आधुनिक भारतीय इतिहास में यहां कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई और किस तरह यह भारत का हिस्सा बना, ये सारे पक्षों को यहां पर ऐतिहासिक वाले स्थिति में हम देखेंगे। तो देखें यहां पर परिचय और ऐतिहासिक स्थिति, मतलब इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक राजा थे, राजा इंद्र सिंह। तो राजा इंद्र सिंह ने खान नदी के तट पर, खान नदी के किनारे क्या किया, एक शिविर बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो उज्जैन पर विजय प्राप्त करने की चाह में थे। मतलब उज्जैन पर विजय प्राप्त करने की चाह में, उज्जैन पर जीत हासिल करने के लिए राजा इंद्र सिंह ने खान नदी के किनारे एक शिविर बनाया था। अब यहां की प्राकृतिक दृश्य और इन सब से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए साथियों कि खान नदी और सरस्वती के संगम पर उन्होंने एक शिवलिंग रखा। क्या रखा? शिवलिंग रखा। और 1731 में इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और इंद्रपुर की स्थापना हुई। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, राजा इंद्र सिंह थे जिन्होंने खान सरस्वती नदी के संगम पर एक शिवलिंग रखा, वहां पर इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ और उसी के नाम पर इसका नाम इंद्रपुर पड़ा। अब ये जो इंद्रपुर है, इस क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि जब मराठा साम्राज्य पूरे भारत में अपने आधिपत्य को, अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर रहा था, उस दौरान मराठाओं की शक्ति जो है वो पेशवाओं के हाथों में हुआ करती थी। और पेशवा, जिन्हें हम लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं, जिनका नाम है बाजीराव फर्स्ट, वो बाजीराव फर्स्ट आप सभी जानते हैं कि भोपाल, मालवा, ये सारे क्षेत्र को जीत चुके थे और उन्होंने यहां की पूरी बागडोर मल्हार राव होलकर को सौंपी थी, जिन्होंने यहां पर होलकर वंश की स्थापना की थी। ये आप जानते हैं। आप जानते हैं कि बाजीराव फर्स्ट ने किस तरह से होलकर, सिंधिया, पवार, इन लोगों में जो पूरा मालवा का क्षेत्र है बांटा था। और उसमें जो होलकर थे, मल्हार राव होलकर, उन्हें इंदौर क्षेत्र प्राप्त हुआ था जहां पर इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। वहीं फिर इसका नाम इंदौर पड़ा। इंदौर बनी, शुरू में इंदूर पड़ा। देखिए क्या हुआ, तो शुरू में तो राजा इंद्र सिंह ने क्या किया, यहां पर
खान और सरस्वती नदी के संगम पर एक शिवलिंग स्थापित किया। इसका नाम क्या पड़ा? इंद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, इंद्रेश्वर मंदिर के कारण यह क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? इंद्रपुर। फिर क्या हुआ? जैसा मैंने बताया, मराठा शासन में पेशवा ने क्या किया? पेशवा ने मल्हार राव होलकर को यह क्षेत्र दे दिया। जैसा मैंने बताया, पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मालवा क्षेत्र जो है वो होलकर, सिंधिया, पवार इन सब में बांट दिया था। सिंधिया पहले मालवा क्षेत्र को ही देख रहे थे, बाद में फिर ग्वालियर और वहां स्थानांतरित हुए, ये सब आप जानते हैं। तो मल्हार राव होलकर को ये वाला जब क्षेत्र दिया तो इसका नाम इंदूर पड़ा। ठीक, और ब्रिटिश काल में फिर इसका नाम इंदौर हुआ। तो पहले तो आपको ये ऐतिहासिक पक्ष क्लियर होना चाहिए। तो राजा इंद्र सिंह, इंद्रेश्वर मंदिर, फिर इंद्रपुर, फिर जब मल्हार राव होलकर को मिला तो इंदूर, और ब्रिटिश काल में पड़ा इंदौर। ये नाम की पूरी यात्रा है। यही बात यहां पर इंग्लिश में भी मेंशन है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए ये पीडीएफ काम करेगा। चलिए, अब ऐतिहासिक घटनाक्रम में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही यदि हम आगे बढ़े तो वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई थी, देखिए वही लिखी हुई है कि मराठा उत्कर्ष के दौरान, मतलब जब मराठा अपने चरम पर थे उस दौरान मल्हार राव होलकर ने मालवा क्षेत्र में, मालवा में भी दक्षिण पश्चिम भाग में होलकर राजवंश की स्थापना की। अब जब होलकर राजवंश की स्थापना हो गई तो आप सभी जानते हैं कि इंदौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद माता अहिल्याबाई जो है, इन्होंने, इनके शासन की सफलता के बारे में तो सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इन्होंने महेश्वर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था इंदौर से हटा के। ठीक है, फिर जनवरी 1818 में क्या होता है? जनवरी 1818 में इंदौर जो है वो ब्रिटिश राज्य के अधीन आ जाता है। मतलब अब ब्रिटिश हुकूमत जो है, क्यों? क्योंकि 1818 में क्या घटना होती है भारतीय इतिहास में? आप जानते हो कि एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब मराठा लोग अंग्रेजों से पूरी तरह पराजित हो चुके होते हैं। और मराठा के तरफ से कौन लड़ रहे थे? सिंधिया भी लड़ रहे थे, होलकर भी लड़ रहे थे, पेशवा भी लड़ रहे थे, सब लड़ रहे थे ना। तो सभी के क्षेत्र चले जाते हैं अंग्रेजों के कंट्रोल में जब मराठा हट जाते हैं अंग्रेजों। तो 1818 के बाद इंदौर क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश के अधीन आ गया। अब जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में यहां का शासन चलने लगा तो बस समाज का, जनता का, अलग अलग वर्गों का उत्पीड़न और शोषण तो होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। और उसी के खिलाफ आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति में जो महू क्षेत्र है, वहां से, इंदौर के महू से जो शहादत खां है, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, ये भी आपको पता है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बिल्कुल सीक्वेंस में। कहां से शुरू हुई कहानी? इंद्र सिंह ने इंद्रेश्वर मंदिर बनाया, उसके नाम पर इंद्रपुर इसका नाम पड़ा। फिर मराठों का जब उत्कर्ष हो रहा था भारत में तो बाजीराव फर्स्ट ने मल्हार राव होलकर को भी मालवा के पास का क्षेत्र दिया, वहां उन्होंने होलकर वंश की स्थापना कर दी। ठीक, और फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि उस समय नाम पड़ गया इंदूर, और फिर जब ब्रिटिश काल यहां शुरू हुआ तो नाम पड़ गया इंदौर। और ब्रिटिश काल की शुरुआत या ब्रिटिश काल के कंट्रोल में कब आया? जनवरी 1818 के बाद। और फिर उसके खिलाफ हुए उत्पीड़न के विरोध में यहां महू क्षेत्र से शहादत खां ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यह पूरी एक जर्नी है, पूरी यात्रा है, यह पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंदौर के संबंध में। उसके बाद क्या हुआ साथियों? आजादी के बाद 1958 से 56 के बीच में यह मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। ठीक, और इसे कई सारे नाम दिए गए, अहिल्या नगरी, मिनी मुंबई, मध्य प्रदेश का सिलिकॉन वैली, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, ये सारे नाम दिए जाते हैं। क्योंकि भाई इंदौर मतलब मालवा, मालवा मतलब काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल मतलब कपास, कॉटन का उत्पादन, और जहां कपास का उत्पादन होगा वहां कपड़ा इंडस्ट्री अच्छी होगी, तो उसके लिए तो जाना ही जाता है। खैर, तो ये पूरी ऐतिहासिकता आपको पता होनी चाहिए कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, भाई सब लोग आजाद हो गए। आजादी के बाद आप सभी जानते हैं कि 1947 में मध्य प्रदेश जैसा तो कुछ था नहीं, मध्य प्रदेश भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो तब तक, मतलब 56 तक, ये मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यही बातें यहां पर सेम इंग्लिश में मेंशन की हुई है कि भाई ये समर कैपिटल हुआ करता था 48 से 56 के बीच में। ठीक, उसके पहले
क्या क्या हुआ वो हमने आपको बताया। होलकर ने शासन किया, सादत खान ने इंदौर के महू क्षेत्र से विद्रोह किया, ये सब। तो ये पूरी ऐतिहासिकता, ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो क्या क्या देखा? राजा इंद्र सिंह, इंद्रेश्वर मंदिर, इंद्रपुर नगर। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट ने मल्हार राव होलकर को यहां का एक क्षेत्र दिया, वहां पर होलकर वंश की स्थापना हुई, इसका नाम हुआ इंदौर। फिर ब्रिटिश काल में इसका नाम पड़ा इंदौर। फिर 1818 के बाद ब्रिटिशर्स की कंट्रोल में आ गया। क्यों? क्योंकि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा और उनके सारे सपोर्टर हार चुके थे। फिर सादत खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। फिर आजादी के बाद भी 48 से 56 के बीच में यह मध्य भारत की समर कैपिटल रहा, ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया 56 के बाद। ये पूरी यात्रा, ये ऐतिहासिकता, ये कंप्लीट हो गया। और इनमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है साथियों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अच्छा, ऐतिहासिकता के बाद आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी जिले के अंतर्गत उसके भौगोलिक पक्ष को, उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भौगोलिक पक्ष में जो जरूरी बातें हैं वो यही है जो हम नक्शे में देख चुके हैं कि भाई पठार कौन सा है, प्लेट्यू कौन सा है, तो भैया मालवा का पठार है। अच्छा, जलवायु यहाँ की सम जलवायु है। सम जलवायु मतलब ना बहुत ज्यादा गर्मी में गर्मी, ना बहुत ज्यादा शीत ऋतु में, ना बहुत ज्यादा सर्दी, मतलब मध्य की स्थिति रहती है, सम जलवायु है, जाना जाता है उसके लिए। यहां पर आलू, प्याज, गेहूं, सोयाबीन सब अच्छी मात्रा में होता है। ठीक, इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया, मिट्टी मतलब सॉइल, काली मृदा अच्छी खासी है क्योंकि मालवा पठार के अंतर्गत है। और देखो, आपने देखा कि हमने हर जिले में इन बिंदुओं की चर्चा नहीं करी। भाई मिट्टी जो है वो कौन सी है, ठीक है, सॉइल किस तरह की है, हर जिले में अपन नहीं देखना है, पर इंदौर में देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मालवा के पठार पे है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी है तो कपास है, कपास है तो फिर मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर और ये सब कहला रहा है। कपड़ा उद्योग जो है वो बढ़िया चल रहा है, हर चीज की वजह है काली मिट्टी, इसलिए यहां पर देखा। क्या गठन? भाई गठन तो इसका 1 नवंबर 1956, जैसा मैंने कहा भाई 1956 के पहले ये मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। मध्य प्रदेश का हिस्सा तो 1 नवंबर 1956 में बना, ये भी ठीक है। बाकी ये जिलों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। अब यहां की कुछ नदियां देखते हैं। साथ ही यदि हम नदियों की बात करेंगे तो खान और सरस्वती जो हैं छिप्रा में जाकर मिल जाती हैं। यहां की प्रमुख नदी चंबल जो है वो महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से निकल रही है, इंदौर की महू तहसील के। छिप्रा जो है वो काकरी वर्ली इंदौर में एक बाणेश्वर कुंड है, वहां से निकल रही है। इसके अलावा साथियों गंभीर नदी ये सिंगार चोरली पहाड़ी से निकल रही है। ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि नीचे का कुछ दिख नहीं रहा होगा, हाइड हो गया होगा, ठीक है, तो आपको पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं। तो कौन कौन सी नदी यहां से संबंधित है? तो खान और सरस्वती नदी संबंधित है जो कि छिप्रा में जाके मिल जा रही है। चंबल नदी इंदौर की महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से निकल रही है। छिप्रा नदी आप देख रहे हैं काकर वर्ली क्षेत्र जो है इंदौर में, बाणेश्वर कुंड वहां से निकल रही है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम भौगोलिक में ही अभ्यारण्य, सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ये सब भी देखते हैं। तो यदि हम यहाँ के अभ्यारण्य की बात करें, सेंचुरी की बात करें, तो राला मंडल 1989 सबसे छोटा अभ्यारण्य और प्रस्तावित अभ्यारण्य है अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य। ठीक है, तो राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है, आप सभी जानते हैं, कब स्थापित हुआ? 1989 में। अच्छा, इसके अलावा यदि हम नदी परियोजना की बात करें, मतलब रिवर प्रोजेक्ट, भाई नदियां तो देख ली आपने कि इस जिले से कौन कौन सी नदी संबंधित है। अब यहां पर नदियों पे जो प्रोजेक्ट हैं, जो परियोजना है, उनको भी देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिजली का उत्पादन है, सिंचाई की व्यवस्था है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, वो सब वहीं से संबंधित है। तो यहां पर साथियों जो चोराल परियोजना है वो इंदौर के महू तहसील में है। इसके अलावा यशवंत सागर बांध गंभीर नदी पर है जो वर्ष 1939 में तैयार हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम खनिज की बात करें तो डोलोमाइट के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। और हम यदि जलप्रपात की बात करें, मतलब वाटरफॉल यहां पर झाड़ीदाह, पाताल पानी और टिंचा जलप्रपात है। जो पाताल पानी जलप्रपात है वो आपके चंबल नदी पर ही है। ठीक है, ये सारे वन लाइनर बातें हैं,
पर क्या है कि किसी भी एक जिले से संबंधित ये सारी बातें जब आपको एक जगह पर मिल जाती हैं तो रिवीजन करना आसान होता है। कई बार जो जरूरी चीजें छूट जाती हैं जीके पढ़ते वक्त वो यहां पर कवर अप हो रही होती हैं। तो ये सारी बातें भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिक के अंतर्गत आती हैं जो हमने यहां देख ली। ठीक है, तो पठार देखा हमने, मालवा पठार, हमने देखा सम जलवायु है, हमने देखा काली मिट्टी अच्छी खासी है, खनिज में हमने देखा, मिनरल में देखा कि डोलोमाइट हो रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में साथियों आपको नदियों की बात करें और उनकी परियोजनाओं की बात करें तो यहां से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि आपको भौगोलिक के अंतर्गत देखना है। इसके अलावा हमने अभ्यारण्य सेंचुरी भी देखी कि भाई रालामंडल अभ्यारण्य है जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य जो है वो प्रस्तावित है, ये भी हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, अब यदि हम आर्थिक पक्ष की बात करें, क्यों? क्योंकि भाई मिनी मुंबई कहते हैं इसको। ठीक है, अब मिनी मुंबई यदि कह रहे हैं या मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, वित्त राजधानी, यदि ये सब कह रहे हैं मतलब आर्थिक संदर्भों में कई सारी गतिविधियां, कई सारे एक्टिविटीज यहां पर हो रही होंगी, कई तरह के उद्योग, कई तरह की इंडस्ट्रीज यहां पर होंगी, तो देखना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी उद्योग की। साथियों, जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, सहकारी क्षेत्र, उस कोऑपरेटिव सेक्टर की साथियों कोऑपरेटिव सेक्टर की प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल, जी हां, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल बरलाई चीनी मिल देवास जो है उसका मुख्यालय इंदौर में है। अब आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, तो बरलाई और कहां मुख्यालय है इंदौर। दूसरा यदि हम देखें सूती कपड़ा उद्योग, साथियों प्रदेश का पहला सफल सूती वस्त्र का कारखाना 1907 में मालवा मिल जाम से इंदौर में स्थापित हुआ। जाम नहीं, नाम है वो। ठीक, 1907 मालवा मिल नाम से इंदौर में स्थापित हुआ। प्रदेश का पहला सूती वस्त्र का कारखाना। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सूती वस्त्र का पहला कारखाना, ठीक है, तो आप बताएंगे 1907 मालवा मिल के नाम से इंदौर में स्थापित हुआ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल कपड़ों की, टेक्सटाइल की बस यही एक मिल है, यही एक इंडस्ट्री है। इसके अलावा आपको यहां पर कल्याण मिल, स्वदेशी कॉटन मिल, पालोर मिल, ये सब यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंदौर राज्य का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, मतलब टेक्सटाइल के मामले में, कपड़ों के मामले में, क्लॉथ्स के मामले में यह सबसे बड़ा जिला है। यही कारण है कि इसे प्रदेश की कपड़ा राजधानी, टेक्सटाइल कैपिटल भी कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यह दूसरा उद्योग हो गया। अब देखिए यहां पर क्या किया है, मैंने उद्योग की पूरी एक लिस्ट दे दी जिन पे प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न बनते हैं। मैं खड़े होकर रीड करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई औचित्य नहीं है उसका। याद करने वाली चीजें हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री, कौन कौन सी प्रमुख औद्योगिक केंद्र किस जिले में है। तो आप यहां तो या तो इस चलते लेक्चर में नोट करते चलिए, या तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाता है इस लेक्चर के अपलोड होने के तुरंत बाद, वहां से इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए, या प्रिंट आउट निकलवाना हो तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है भाई, तो ये जो पूरी लिस्ट है, जैसे मध्य प्रदेश का एकमात्र डीजल इंजन का कारखाना वो भी इंदौर में है, जैसे चावल मिल, दाल की मिल, ठीक है, प्रदेश का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, प्रदेश की पहली औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जेम्स और ज्वेलरीज का पार्क, मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक जोन जो SEZ जिसे अपन कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर विदेश की कंपनियों को विशेष रियायतें दी जाती हैं ताकि वो अपने इंडस्ट्रियल सेटअप को स्टेब्लिश करें। तो मध्य प्रदेश का SEZ जो है वो भी इंदौर में। तो इंदौर में प्रमुख उद्योगों की सीधी सीधी लिस्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक, इसके अलावा ये देखिए ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये छाता उद्योग महू में है। प्रदेश की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2007 में हुई थी। आप सभी जानते हैं कि भाई, और इंदौर से शुरू हुई थी। आप सभी जानते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए कि वो आए यहां पर निवेश करें, इन्वेस्टर समिट होती है। उसकी शुरुआत कब से हुई? 2007 से हुई, और अधिकांश समय इंदौर में ही आयोजित कराने का प्रयास होता है। इसके अलावा ये तो हो गई इंडस्ट्रीज की लिस्ट पूरी। ये देखिए इंदौर गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क भी यहां पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह मांगलिया भी यहां पर है। ठीक है,
इंडो जर्मन टूल की स्थापना भी यहीं पर हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंदौर में क्या क्या है इंडस्ट्री के मामले में, क्योंकि मिनी मुंबई कह रहे हैं भाई। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इंदौर में स्टॉक एक्सचेंज भी, जो इंदौर स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1929 में हुई। ठीक है, और भाई ऑब्वियसली सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, सेबी जो है वही स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित परमिशन देती है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने परमिशन दी। ठीक है, ये भारत का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और कि सेबी द्वारा स्थायी स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता दी गई थी, 2015 में समाप्त कर दिया गया। ठीक, अच्छा, दूसरा, ये भारत का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था। अब जब भारत का तीसरा सबसे पुराना है तो फिर भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बीएसई है। आपको पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ, वो भी यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, यातायात की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो दोस्तों वायु सेवा, वायु सेवा की तो आप बोलेंगे कि सर हम तो इकोनॉमिक वाली हेडिंग देख रहे हैं, उसमें यातायात कहां से आ गया? क्यों नहीं आएगा भाई? भाई यातायात को इकोनॉमी में ही रख दो अपन, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है। इकोनॉमी जो है बूस्ट होती है, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाही यदि अच्छी होती है तो कनेक्टिविटी अच्छी होती है। यहां पर जुलाई 1948 इंदौर से वायु सेवा की शुरुआत हुई, जहां पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान 2019 में शारजाह के लिए हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंदौर में वायु सेवा की शुरुआत या मध्य प्रदेश में वायु सेवा की शुरुआत कहां से हुई? तो मध्य प्रदेश में वायु सेवा की शुरुआत इंदौर से 1948 से हुई, जुलाई 1948। और इंदौर से पहली जो अंतरराष्ट्रीय उड़ान है, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट, 2019 में शारजाह के लिए हुई थी। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर अब देखो, इकोनॉमिक्स में ही मैंने एक और हेडिंग डाल दी, सब हेडिंग अनुसंधान, मतलब रिसर्च सेंटर। इसको ही मैंने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही डाला है, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा हेडिंग देने से और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जितना ज्यादा अनुसंधान होगा, जितना ज्यादा रिसर्च होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी में मदद मिलेगी। तो मैंने इकोनॉमी को ही मुख्य हेडिंग के रूप में रखा और उद्योग, अनुसंधान मतलब रिसर्च सेंटर, इन सबको उसी के अंतर्गत डाल दिया। यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां भी एक लिस्ट है जो आपको सीधे सीधे याद करनी है। जैसे 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 मैं एक दो बता देता हूं। जैसे आप देखें, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, भाई सोयाबीन का जो रिसर्च सेंटर है नेशनल लेवल का। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर रालामंडल। इसके अलावा राजा रमन्ना केंद्र इंदौर, पहला सोयाबीन बाजार देश का इंदौर, एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा, एशिया का ऐसा पहला है और दुनिया के मामले में तीसरा है, कौन सा? लेजर किरण से संबंधित, जो लेजर किरण होती है उसकी ऊर्जा से संबंधित एक सेंटर है, एक रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, 1984 में बना, इंदौर में बना। और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। यदि ईयर किसी चीज का यहां पर मेरे नोट्स में दिया हुआ है तो वो महत्वपूर्ण है, इसलिए दिया हुआ है, अनावश्यक कुछ भी नहीं है। तो राजा रमन्ना का भी ईयर आपको याद रखना है। यहां पर जो आपका लेजर किरण के अनुसंधान केंद्र है, इसका भी ईयर याद रखना। अब देखो, फिर मैं वही कह रहा हूं, इन सारे पॉइंट्स को मैं एक अलग से हेडिंग दे सकता था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस टेक, उसमें भी डाल सकता था। ठीक है, शिक्षण संस्थान, हालांकि हेडिंग दी है मैंने एजुकेशन, वो भी मेन हेडिंग बना सकते थे, पर इन सबको जैसा मैंने बताया इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही मैंने मेंशन किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय और उस पर जो अनुसंधान चल रहा है, तो यहां पर कुछ आपको हेल्थ से रिलेटेड भी मिलेंगे, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी मिलेंगे और कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड भी रिसर्च सेंटर हैं। तो हमने क्या किया, सारे रिसर्च सेंटर को एक ही जगह डाल दिया और मेन हेडिंग इकोनॉमिक्स ही रहने दी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया। ये सेम बातें इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी, ये देखिए सेम बातें यहां इंग्लिश में, ये देखिए ये। तो आपने इंदौर के संबंध में कितना कंटेंट देख लिया? आपने इंदौर के संबंध में सबसे पहले ऐतिहासिकता और परिचय देखा, कैसे इंद्रेश्वर, राजा इंद्र सिंह ने इंद्रेश्वर मंदिर, फिर इंद्रपुर, फिर इंदौर, फिर इंदौर, ये सब आपने देखा।
दूसरा आपने देखा उसका भौगोलिक पक्ष कि कौन कौन सी नदी, किस तरह की मिट्टी, किस तरह की फसल, किस तरह की परियोजना मतलब रिवर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य, सेंचुरी, ये सब आपने देखा। खनिज, ये सब आपने देखा। तीसरा हमने देखा इकोनॉमिक। भाई इकोनॉमी में हमने देखा कि शुगर मिल है, यहाँ पर कपड़ा उद्योग के मामले में नंबर 1 है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का तीसरा था। ये सब आपने देखा, पर उसके साथ ही हमने रिसर्च सेंटर की पूरी लिस्ट भी यहां पर ऐड कर दी। अब कुछ रिसर्च सेंटर स्वास्थ्य से रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है और कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड है। सबको एक ही तरह, एक ही उसके अंतर्गत शामिल कर दिया। अच्छा, सेम अब एक हेडिंग और हमने डाली है, प्रशासनिक विभाग। भाई इंदौर में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं, उसकी एक सूची यहां पर दी हुई है। जैसे देश का पहला आयकर हेल्प सेंटर, जैसे देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे देश का पहला दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क, डेटा सेंटर का पार्क। इसके अलावा वित्त निगम इंदौर में है। थल सेना, जो थल सेना होती है उसके प्रशिक्षण का कमांड महू में है, इंदौर के। इसके अलावा पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मतलब जो वायरलेस पुलिस होती है, ठीक, उसकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, उसका महाविद्यालय, वो भी यहां पर। तो ये पूरे कार्यालय सेम इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। आगे हिंदी की स्लाइड, पीछे इंग्लिश की स्लाइड। तो आप चलती क्लास में भी इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, आप जानते हैं, मैं वहां पर अपलोड कर ही देता हूं। चलिए, ये भी कंप्लीट। एक और हेडिंग आप देख रहे हैं, ऊर्जा मतलब एनर्जी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो पवन चक्कियां हैं, ठीक है, जो विंड मिल वगैरह है, उसके मामले में इंदौर, मालवा, ये वाला क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि कचरे से, याद रहे, कचरे से, वेस्ट से बायोगैस बनाने का दूसरा कारखाना भी यहीं पर है। कि भाई बायोगैस बना दिया आपने कचरे से, उसका दूसरा कारखाना है यहां पर। फिर प्रश्न उठता है कि पहला कहां है? साथियों, पहला भोपाल में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कचरे से आपने बायोगैस बना दी, इसका पहला कारखाना कहां है? तो पहला भोपाल में, और दूसरा कारखाना कहां है? तो दूसरा आपके इंदौर में। इसके अलावा सौर ऊर्जा, तो सोलर एनर्जी, उससे विद्युत बनाने वाला, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कारखाना सबसे पहले यहीं पर स्थापित हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों कि प्रदेश में कुल 3 ऊर्जा उद्यान हैं, अनुसंधान और विकास केंद्र। पूरा नाम क्या है? ऊर्जा उद्यान अनुसंधान और विकास केंद्र, मतलब एनर्जी पार्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। इंग्लिश में भी मिल जाएगा आगे, परेशानी कोई बात नहीं है, देखो इंग्लिश में भी, ठीक है। ये एनर्जी पार्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर 3 जगह पर, कितनी जगह पर? 3 जगह पर प्रदेश में कुल 3 ऊर्जा उद्यान अनुसंधान और विकास केंद्र हैं। कहां कहां पर है? तो पहला तो प्रशासनिक अकादमी नरोना भोपाल, भाई नरोना की प्रशासनिक अकादमी, जहां पर आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसके अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, और तीसरा बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू। अब आप बोलेंगे कि सर ये अपन जिला दर्शन में इंदौर देख रहे हैं, आप भोपाल का फैक्ट क्यों डाल रहे हो? अरे भाई, एक पूरी हेडिंग कवर हो रही है आपकी कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा उद्यान अनुसंधान और विकास केंद्र कहां है? तो 3 जगह हैं, एक उसमें भोपाल है और 2 इंदौर, ठीक है। पूरी तरह कंप्लीट सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव, मतलब सोलर एनर्जी पे डिपेंड विलेज कौन सा है? तो वो कस्तूरबा गांव है इंदौर का। आप इंदौर में भंवरकुआ क्षेत्र से उधर खंडवा रोड को पकड़िए, ठीक है, और खंडवा रोड पे जाते जाइए तो आपको वहां पर एक कस्तूरबा ग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कस्तूरबा गांव जो है वो सौर ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर गांव माना जाता है। अब यही बातें यहां पर इंग्लिश में दी हुई है, दैट्स इट। ये आपका ऊर्जा वाला पक्ष हो गया। तो भाई इंदौर में सबसे ज्यादा, इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से संबंधित पवन चक्कियां हैं। सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरह जो पहला गांव है वो भी यहीं पर है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा उद्यान
अनुसंधान और विकास केंद्र, ये 3 जगह पर है। एक आपका प्रशासनिक अकादमी नरोना भोपाल, एक आपका इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, और एक अंबेडकर जी के नाम पर जो महाविद्यालय महूवाला, वहां 3 जगह पर है। अब हम अगली हेडिंग पे आ गए हैं, जो कि है आपका सांस्कृतिक पक्ष, मतलब आपका कल्चरल एस्पेक्ट। अब हम उसकी बात करेंगे। यदि सांस्कृतिक पक्ष की हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे आपको सबसे पहले बोलियां, भाई इंदौर क्षेत्र में नीमाड़ी, मालवी, हिंदी, ये सब बोली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर ये है जनजाति। साथियों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, याद रखना पूरी लाइन, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला। यहां पर हमने प्रतिशत और ये सब नहीं बोला, हमने बोला अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो जिला इंदौर है। ठीक है, यदि हम मेला की बात करें, फेयर की बात करें, तो हिंगोट मेला यहां पर आयोजित होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्रमुख पर्व की बात करें तो रंग पंचमी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि गैर रूपी रंग पंचमी यहां पर मनाई जाती है, जो इंदौर मध्य प्रदेश ही नहीं भारत और विश्व स्तर पर भी विख्यात है। होलकर शासनकाल से मनाया जा रहा होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाई जाती है। बहुत विख्यात उत्सव, नगर निगम भी सड़कों पर रंगीन पानी का छिड़काव करवाता है। इसे गैर पर्व कहा जाता है। ये होलकर शासनकाल से चल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब नाम ही क्लियर है रंग पंचमी, तो ऑब्वियसली होली के 5 दिन बाद ही आयोजित हो रहा है। और क्या नाम दिया गया है इसको? गैर, बोलते हैं गैर निकल रही। ठीक है, एक वो हुजूम निकल रहा होता है, जहां पर नगर निगम भी अपनी तरफ से रंगों का पूरे उस पर छिड़काव कर रही होती, पूरी की यात्रा निकल रही होती। ठीक है, तो वो भी आपको क्लियर हो। साथ ही यदि हम समारोह की बात करें, भाई जब हम संस्कृति पक्ष देखते हैं तो क्या क्या प्रमुख इवेंट हो रहे हैं, समारोह हो रहे हैं, वो भी देखना होता है। तो उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह यहां होता है, जनजातीय फिल्म उत्सव यहां पर होता है, लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह भी यहां पर होता है, और मालवा उत्सव। अब मालवा उत्सव का तो ईयर भी आपको याद रखना है कि 1991 से हो रहा है। ठीक है, इतने सारे उत्सव यहां पर संपन्न होते हैं। ये वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक में, कल्चरल में ही हम ये देखते हैं कि किसी भी जिले में कौन कौन से प्रमुख मंदिर, कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें लालबाग पैलेस है, कांच मंदिर है, बड़ा गणपति मंदिर है, खजराना गणेश मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है महू जो अंबेडकर मार्ग है वहां पर, कृष्णपुरा की छतरियां हैं, हरसिद्धि मंदिर है, राजवाड़ा पैलेस है, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जिसके नाम पर इंद्रपुर और फिर इंदूर और फिर इंदौर नाम पड़ा, जाना पाव कुटी है, सतलोक आश्रम है, 56 दुकान है। 56 दुकान प्लेस बड़ा प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं, खाने पीने की सामग्री के लिए। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो 56 दुकान है इंदौर की, ये नीचे लिखा हुआ है, शायद आपको दिखेगा नहीं, इसमें पीडीएफ में मिल जाएगा। 56 दुकान जो है मध्य प्रदेश का गौरव पुरस्कार 2022 मिला है। आपको पता है 56 दुकान जो है इंदौर की, उसे मध्य प्रदेश का गौरव पुरस्कार मिला है 2022। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, ये कुछ उसकी प्रमुख चित्र है, आप देखें, लालबाग पैलेस, कांच मंदिर, ठीक है, ये अन्नपूर्णा मंदिर ये है, ठीक है, ये खजराना मंदिर, ये राजवाड़ा पैलेस, ये सबके यहां पर फोटो लगाई हुई है। ठीक है, आगे बढ़े, सेम बात है इंग्लिश में दी हुई है। अच्छा देखो, एक भी ऐसी बात नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, सीधे प्रश्न आएगा कि गैर का संबंध कहां से, सीधे प्रश्न आएगा कि ये सारे उत्सव, ये सारे समारोह, आमिर खान समारोह, जनजातीय फिल्म उत्सव, लता मंगेशकर के नाम पर समारोह और मालवा उत्सव, ये सब कहां मनाया जा रहा है और मालवा उत्सव किस ईयर से संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर ये सारे प्लेसेस, ये सारे मंदिर, ये सारे महत्वपूर्ण प्लेसेस, ये सब इंपॉर्टेंट है, चाहे राजवाड़ा पैलेस हो, चाहे लालबाग पैलेस हो, चाहे कांच मंदिर हो, चाहे वो खजराना मंदिर हो, चाहे अन्नपूर्णा मंदिर हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यही बातें यहां पर इंग्लिश में भी मेंशन, मतलब हिंदी इंग्लिश आपको दोनों ही कंटेंट मिल जाएगा इस स्लाइड में। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो, किसी भी जिले को अपन जितने हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं,
जितने हिस्सों में उनके फैक्ट्स को देख सकते हैं वो सब यहां पर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें मिल जाए। सब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कभी ये दावा नहीं कर सकता कि इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। हाँ, पर यह है कि एक आइडल स्थिति में आप पहुंच जाएंगे कि इतना पढ़ लिया तो काफी। ठीक है, आगे बढ़े। साथियों, यदि हम खेल की बात करें, यदि हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो इंदौर में कई प्रमुख खेल संस्थान, उनका मुख्यालय, उनका कार्यालय, ये सब है पिछले कई समय से। जैसे आप देखें, पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में स्टेब्लिश हुआ। यशवंत क्रिकेट क्लब 1924। देख रहे हैं, ईयर भी करना है, यदि मैंने लिखा है ईयर तो उसे करना है, इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941। ये नेहरू स्टेडियम, सचिन ने 10,000 रन यहीं पर पूरे किए थे। सचिन तेंदुलकर जी ने अपने 10,000 रन यहां पूरे किए थे, नेहरू स्टेडियम। अभय खेल प्रसाल, ये जो अभय खेल प्रसाल है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, आपको पता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम अभय खेल प्रसाल। अब प्रश्न यहां पर यह आएगा कि अभय खेल प्रसार किसके नाम पर है, तो एक पत्रकार थे अभय छजलानी जी, तो पत्रकार अभय छजलानी के नाम पर पड़ा। अब आपके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है ना कि भाई खेल से रिलेटेड एक स्टेडियम है, उसका नाम एक पत्रकार के नाम पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अभय छजलानी के नाम पर अभय खेल प्रसाद, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। इसके अलावा होलकर स्टेडियम, यहां पर दूधिया रोशनी से युक्त है। इसके अलावा टेबल टेनिस अकादमी यहां पर है। अब देखो, जो नई दुनिया समाचार पत्र है, उसके द्वारा हर साल नेहरू फुटबॉल प्रतियोगिता इंदौर में आयोजित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पत्रिका के द्वारा की जाती है, नई दुनिया समाचार पत्र के द्वारा की जाती है, नई दुनिया समाचार पत्र, ठीक है, पत्रिका ने। ये सेम बातें इंग्लिश में लिखी हुई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, दैट्स इट। अब बात करें यदि हम संचार की, कम्युनिकेशन की, तो साथियों सबसे पहली बात, और ये क्वेश्चन तो एमपीएससी में आया हुआ है, हालांकि इसमें उन्होंने डेट भी पूछ ली थी, 22 तारीख जो है। आकाशवाणी की शुरुआत, भाई आकाशवाणी की शुरुआत 1955 में इंदौर से ही तो हुई। इसके अलावा जो व्यावसायिक एफएम सेवा है, जो कमर्शियल एफएम सेवा है, उसकी शुरुआत रेडियो मिर्ची के नाम से 2006 में इंदौर से ही तो हुई। और तो और साथियों प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी, अब जब पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव कस्तूरबा गांव है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी भी कहां होगा? कस्तूरबा गांव में ही होगा, इंदौर। ये संचार से रिलेटेड हर जरूरी बातें यहां पर मैंने लिख दी कि भाई आकाशवाणी की शुरुआत 1955 में इंदौर से हुई। जो व्यावसायिक सेवा है रेडियो मिर्ची एफएम, उसकी शुरुआत 2006 से हुई। इसके अलावा आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि स्टेट फर्स्ट सोलर पावर टीवी वॉज इंस्टॉल्ड इन कस्तूरबा विलेज, इंदौर। सेम बात यहां इंग्लिश में भी हो गई, तो हिंदी इंग्लिश सब मिलेगा। अच्छा, पत्रिका की बात करें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब की बात करें, तो साथियों आपको 3 बहुत जरूरी बातें यहां मैं बताऊंगा। देखें, मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक अखबार, मतलब जो वीकली होता है न्यूज़पेपर, उसका नाम था मालवा अखबार, 1848, वो इंदौर से निकला। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिंदी और उर्दू भाषा में था, हिंदी और उर्दू में था, और इसके से जो संपादक थे वो पंडित प्रेमनाथ थे। तो आपसे देखो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पत्रिका या समाचार पत्र की शुरुआत किससे हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि साप्ताहिक अखबार से हुई थी, पहले वीक में आते थे एक बार। या आपसे पूछा जा सकता है किस भाषा में हुई, तो उर्दू भाषा में हुई, हिंदी भाषा में। आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का पहला अखबार, आप बोलेंगे मालवा अखबार। इसके अलावा मराठी भाषा की यदि बात करो, तो मराठी का जो पहला वीकली था उसका नाम था पूर्ण चंद्रोदय, यह भी आपके इंदौर से शुरू हुआ 1860 में। और एक और इंपॉर्टेंट दिल्ली अखबार, अब नाम में दिल्ली लिखा हुआ, दिल्ली अखबार 1852, ये राज्य का पहला शुद्ध उर्दू का समाचार पत्र। लो भाई, अब इतनी सारी जरूरी बातें यहां पर आपको मिलेंगी कि प्रदेश का शुद्ध उर्दू का पहला अखबार, प्रदेश का पहला साप्ताहिक, ये सब आपको मिलेगा। इसके अलावा देखो एक और पॉइंट, सिर्फ हिंदी भाषा, एक एक पॉइंट में थोड़े थोड़े अंतर है। सिर्फ हिंदी भाषा की पहली मासिक पत्रिका, मतलब मासिक पत्रिका है, मंथली मैगजीन है, और केवल हिंदी में, यह भी इंदौर से निकली थी, और इसका नाम था नवजीवन। इसके संपादक थे द्वारका प्रसाद।
अब यहां पर दो बातें आप देखेंगे। सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि सिर्फ हिंदी में, दूसरा पहली मासिक पत्रिका, ये दो बातें देखेंगे। इसके अलावा अन्य समाचार पत्र की बात करें तो मालवा अखबार, पूर्ण चंद्रोदय, सत्यबोधिनी, एक साहित्यिक पत्रिका है वीणा। आपसे पूछा जाएगा कि वीणा क्या एक साहित्यिक, एक लिटरेचर से रिलेटेड मैगजीन है, वो भी यहां से निकल रही है। गजट होलकर सरकार द्वारा 1873 से शुरू हुआ था, होलकर गजट। सेम बात है यहां पर इंग्लिश में भी है, सेम बात है। बाकी यदि हम कुछ प्रमुख पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो आप देखें मैंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है। सलीम खान जो सलमान खान के पिताजी हैं, राहत इंदौरी बड़े उर्दू के शायर लेखक हैं, ये इंदौर से हैं। सलमान खान, शाहबाज खान अभिनेता हैं, इंदौर से हैं। पलक मुच्छल गायक हैं, इंदौर से हैं। ये पूरी लिस्ट है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत रत्न कब मिला वो भी मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है, गायिका है। बाकी ये सब राजनीतिक हैं तीन, कौन कौन? पद्मभूषण सुमित्रा महाजन जी, पीसी सेठ जी, दिग्विजय सिंह जी। इनके अलावा राहुल द्रविड़, द वॉल जिन्हें कहते हैं, क्रिकेटर, इंदौर से हैं। इनके अलावा जॉनी वॉकर, जाकिर खान, अभी वर्तमान समय में बड़े प्रसिद्ध जाकिर खान कॉमेडियन, वो भी इंदौर से। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने इस शहर से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व को, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को इस तरह से क्लासिफाई कर दिया कि भाई कौन किस क्षेत्र का है, कौन किस विधा का है। इसके अलावा कहानी रुकी नहीं। यदि हम संगीतकारों की बात करें तो ये तो एक लिस्ट हो गई, ये तो एक लिस्ट हो गई कि भाई लेखक के दो नाम दे दिए, अभिनेता के दो तीन नाम दे दिए, राजनीतिक पॉलिटिशियंस के दो तीन नाम दे दिए, कॉमेडियन के दो तीन नाम दे दिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आप यदि संगीतकार, म्यूजिशियन की बात करें तो उस्ताद आमिर खान साहब यहीं के हैं, जो कि अपनी सारंग वादन के लिए जाने जाते हैं, जो ख्याल गाने के लिए जाने जाते हैं, जो इंदौर घराने के जन्मदाता हैं। अब आप बोलोगे सर ये ख्याल गायन क्या होता है? भाई गाने की, म्यूजिक की एक शैली है, एक स्टाइल है, जिसमें जो गायक है वो अपने इमोशंस के हिसाब से अपनी राग को परिवर्तित करता है। जो उसकी राग है जब वो गा रहे हैं तो उस राग को वो अपने इमोशंस के हिसाब से चेंज करता है। मतलब गायन में किस तरह का इमोशन आया तो उस तरह की राग होगी। दिस इज कॉल्ड ख्याल गायन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंदौर घराने के जन्मदाता कौन है? उस्ताद आमिर खान साहब। उस्ताद आमिर खान साहब जो हैं वो किससे संबंधित है? सारंग वादन से हैं, ख्याल गायन से। ये भी क्लियर होना चाहिए। संगीतकार में ही दूसरा नाम है गोविंद राव जी, ये मृदंग वादक है, ये भी इंदौर के। फिर चित्रकार की बात करें तो चित्रकार में देवयानी नारायण, श्रीधर वेदरे, ये सब इंदौर से हैं। ये चित्रकार हैं, ये पेंटर्स हैं। तो आप यदि प्रमुख व्यक्तित्व का हेडिंग यहां पर देखेंगे तो प्रमुख व्यक्तित्व में ही हमने बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन करके हर एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी को यहां पर शो करने की कोशिश की। और आप यदि विगत वर्षों के प्रश्न देखें तो आप पाएंगे कि इस पे दो तीन तरह के प्रश्न आते हैं। एक कोई पर्सनालिटी आपको दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है बताओ ये किस विधा से संबंधित है, ये किस आर्ट फॉर्म से संबंधित है। तो आर्ट फॉर्म भी हमने दी हुई है, क्षेत्र भी दिया हुआ है। दूसरा कई बार क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति देने के बाद आपसे पूछा जाता है बताइए किस शहर का रहने वाला है, तो वो भी आपको पता है इंदौर का। इन सब के अलावा यदि आपसे एक जिला एक उत्पाद पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं कि किसी खास उत्पाद को जो किसी खास जिले में अच्छे से हो रहा है उसे उस जिले की पहचान के रूप में, वहां की आइडेंटिटी के रूप में प्रमोट किया जाता है। तो आलू जो है वो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इंदौर जिले के साथ संबद्ध माना जाता है, उसके साथ उसे प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा इंदौर के जो चमड़े के खिलौने हैं साथियों, जो लेदर टॉयज हैं बच्चों के, इन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। एक तो एक जिला एक उत्पाद, तो इंदौर से एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किसको स्थान दिया गया है? तो वहां पर आलू को स्थान दिया गया है। और यहां पर यदि हम लेदर टॉय की बात करें तो लेदर टॉय जो चमड़े के खिलौने हैं उन्हें जीआई टैग दिया है इंदौर से। इसके अलावा रामसर साइट, साथियों देख रहे हैं इंदौर में कितना क्लासिफिकेशन करके हम कंटेंट लाए आपके लिए। क्योंकि बड़ा जिला है, कई सारे फैक्ट्स हैं और हमने हर एक को कवर अप करने की कोशिश की है। साथियों रामसर साइट क्या होती है आप जानते हैं? भाई रामसर एक प्लेस है ईरान से संबंधित। वहां पर एक सम्मेलन हुआ था रामसर में, और वो सम्मेलन में मुद्दा ये था कि दुनिया में जहां जहां पर भी आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, वो वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि जरूरी होती है, तो उसका संरक्षण करना है, उसे प्रिजर्व करना है। तो दुनिया में जहां जहां आर्द्र भूमि होगी, वेटलैंड होगा, हम उसे प्रिजर्व करेंगे, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसे संरक्षण देंगे। ये बात इन्होंने कही और ये सब बात तय हुई
ईरान के रामसर शहर में। तो तब से जो भी आर्द्र भूमि वेटलैंड वाला क्षेत्र होता है और उसे प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो उसे रामसर साइट कहा जाता है। तो यहां इंदौर में एक तो सिरपुर तालाब है, ठीक है, दूसरा यशवंत सागर तालाब है। इन दोनों को रामसर साइट के अंतर्गत डिक्लेयर किया जा चुका है। एक और हेडिंग लो, स्वच्छ भारत अभियान। क्यों ना रखे भाई ये हेडिंग? भाई जो इंदौर है वो हर वर्ष स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पे आ रहा है। अब देखो यहां पर एक फैक्ट तो आपको पता है कि भाई इंदौर इतनी बार जीत गया, इतनी बार जीत गया, वो सब ठीक है, पर कुछ बहुत जरूरी फैक्ट यहां आपको मिलने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित। देखिए पहली बात तो ये जो पहली बार शुरुआत 2017 में हुई। अब देखो 8वीं बार स्वच्छ शहर बना, अभी 8वीं बार की संख्या तो चेंज हो जाएगी, इसको आप जब भी ये लेक्चर देखेंगे वो संख्या एक बार सर्च कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर आ रहा है लगातार, ये पहली बार कब आया था? तो 2017 में, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि हर वर्ष इंदौर ने पता क्या किया, कुछ अलग अलग प्रयास करे, डिफरेंट एफर्ट लगाए। जैसे 2017 में इंदौर ने पहली बार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू किया। ये सब ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंदौर स्वच्छ भारत में नंबर 1 आया है तो क्यों आया? अलग अलग वर्ष में इंदौर ने अलग अलग एफर्ट लगाए। 2017 में पहली बार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शुरुआत हुई। इसके अलावा 2018 में खुले में शौच से मुक्त और सेग्रीगेशन मतलब जो कचरा है उसको अलग अलग करेंगे, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और खुले में शौच से मुक्त, ये सब 2018। और आपको पता है ये जो सेग्रीगेशन होता है, ये वाला कचरा अलग, ये वाला कचरा अलग, इसकी भी कुल 6 कैटेगरी, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा 2019 में जीरो वेस्ट ट्रेंचिंग ग्राउंड, एक 12 लाख मीट्रिक टन के कचरे का पहाड़ था, जीरो वेस्ट ट्रेंचिंग ग्राउंड, उसे फिनिश किया इन्होंने 2019। 2020 में इन्होंने कचरा शुल्क वसूलना शुरू किया और उस रेवेन्यू में इन्होंने 60 करोड़ रुपए एनुअल कमाए। ये सब शुरुआत 2020 से हुई कि कचरे पर भी रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने। तो कचरे पर रेवेन्यू कब से शुरू हुआ? 2020 से। सेग्रीगेशन मतलब कचरे का पृथक्करण कब से शुरू हुआ? 2018 से। पहली बार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन 2017 से। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इसके अलावा इंदौर में एक 3R फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये शुरू किया जा रहा है। तो 3R मतलब क्या? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। कचरे को हम पहले रिड्यूस करेंगे, रीयूज करने लायक बनाएंगे और उसकी रिसाइकलिंग करेंगे। आप सभी जानते हैं फिर उस प्रोडक्ट को लोग खरीदते हैं, तो इससे भी इंदौर नगर निगम को रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा साथियों इन्होंने फाउंटेन का निर्माण भी किया। ये क्या करता है? हवा में मौजूद धूल कणों को खींचकर सोख लेता है। जो हवा में जो धूल कण, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं उसको खींच लेता है, ये इन्होंने बनाया, ठीक है। ये सेम बात यहां इंग्लिश में भी आपके लिए दी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। ये स्वच्छ भारत से संबंधित जो जरूरी बातें हो सकती थी वो मैंने इंदौर के लिए यहां पर ऐड करी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम शुरू हुआ, और मध्य प्रदेश में जो कमिश्नरी सिस्टम शुरू हुआ था वो इंदौर और भोपाल से हुआ था। तो इंदौर के पहले कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हुई इंदौर भोपाल यहां से। तो इंदौर के पहले कमिश्नर कौन बने थे? श्री हरि नारायण चारी मिश्र जी बने, ठीक। ये उनका फोटो। टांटिया भील। अब टांटिया भील विशेष भी इंदौर में देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आपने टांटिया भील मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। आपने भंवरकुआ चौराहे का नाम बदल के इनके नाम पर कर दिया और इनकी एक प्रतिमा लगाई है भंवरकुआ चौराहे पर, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सेम बातें यहां पर इंग्लिश में दी हुई है, तो टांटिया भील स्पेशल हो गया। और बाकी लास्ट में जो हम करते हैं अदर फैक्ट, कुछ अन्य तथ्य। अब इतने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो साथियों यहां पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन इंदौर में आयोजित होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन मतलब इंटरनेशनल डायस्पोरा कॉन्फ्रेंस, ठीक। अच्छा इसके अलावा प्रदेश का पहला चलित एटीएम सेवा यहीं पर है, ठीक है। चलित एटीएम, फर्स्ट मोबाइल एटीएम सर्विस। देश की पहली चलित आंगनवाड़ी जुगनू इंदौर में ही है, मोबाइल आंगनवाड़ी, ठीक, जुगनू इंदौर में। और साथियों आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दो खंडपीठ थी, दो खंडपीठ है, तीसरी भोपाल में घोषित है। भाई मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, एक खंडपीठ उसकी कहां पर है? इंदौर, एक है ग्वालियर, ठीक। और आपका भोपाल में घोषित हो चुकी है। तो इंदौर वाली जो खंडपीठ है ये 28 नवंबर 1968 में इंदौर में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित हुई। तो ईयर और डेट इंपॉर्टेंट है कि कब हुई,
ठीक यही बातें यहां पर इंग्लिश में भी है कि ऑन नवंबर 28, 1968 अ बेंच ऑफ हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश एट इंदौर। तो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, पर आप जानकारी भी देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं, और मेरा प्रयास रहा है कि हर जरूरी बात को जो इंदौर से संबंधित है या इंदौर जिसके लिए प्रसिद्ध है वो यहां पर कवर अप हो जाए। कैसा लगा लेक्चर? कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। यह हमारा इंदौर से संबंधित आखिरी जिला था, खुद इंदौर, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले संभाग, अगले डिवीजन की तरफ जाएंगे और हम जबलपुर की शुरुआत करेंगे। तो जबलपुर में जितने भी जिले आते हैं एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके मध्य प्रदेश के हर एक संभाग को हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।